जनाब, सबसे पहले मैं शुक्रिया करता हूँ आपका कि आपने मुझे मौका दिया इस आपके इस मीडिया में आने का। मेरी आपसे ये इल्तिजा है कि मैं 1977 में श्री शेख हाकमी साहब के यहाँ आया था और उन्होंने मुझे लाया। वो रीज़न ये था कि मुझे 1977 में मारने की कोशिश की गई थी, मुझे मारने की साजिश रचाई गई थी। और उन्होंने शेख साहब ने उनको फिर पूछताछ की, शेख हाकमी साहब ने, कि आपने इसके साथ ऐसा क्यों किया कि आपने इसको मारने की कोशिश की है। उन्होंने फिर उसका मेरे जो दो भाई थे वो सुमड़ में रहते थे, सुमड़ इलाका में, जहाँ का सरपंच मूला राम जी थे। तो उन मूला राम जी ने मुझे वक्ती तौर पर बचाया है, जबकि इन्होंने मुझे 1977 में घर से, मैं एक था माँ का और मेरे दो भाई जो थे वो सरपंच मूला राम जी के घर में थे, उधर सुमड़ में थे, उनके पास रहते थे, वो उनकी ज़मीन लगाते थे। तो मैं छोटा बच्चा था, मेरे पास तो कमीज थी लेकिन तंबी नहीं थी। वक्त वो था 1977 का, तंबी नहीं थी, मेरी कमीज थी, ये कमीज भी फटी हुई थी। और मेरी माँ, फादर साहब हमारे 1975 में मर गए। फादर साहब के मरने के बाद मुझ पर ऐसी कहर टूट पड़ा, यानी को गुर्बत आ गई कि यहाँ तक, हत्ता कि यहाँ तक तो मैं भीख मांगने लगा और मैंने भीख तक मांगी है। वो वक्त था और इस मेरे भीख मांगने की जो फायदा उठाया हो मेरे दुश्मनों ने, उन्होंने मुझे, मेरी माँ से कहा, मैं और मेरी माँ और मेरी बहन जो थी घर में, वो माजूर थी, बोल नहीं सकती थी, वो भी माजूर थी बेचारी। वो एक उससे सबसे बड़ी जो बहन थी वो शादीशुदा थी। हम इसने, मेरी जो माँ थी वो बेचारी अकेली थी, अब वहाँ पे रह रही थी। मैं उसके साथ छोटा बच्चा था, 6 साल का, मैं क्या करता कहा जाता। तो मुझे वक्ती तौर पर मुझे भीख भी मांगनी पड़ी, क्योंकि फादर साहब के मरने के बाद हमें मुसीबत आन पड़ी। उसके बाद जब मैं भीख मांगने जाता था, वापस आता था मैं घर में, तो यहाँ पर मेरे फादर साहब के मरने के बाद इन दुश्मनों की कुछ आंखें फटने लगी कि ये एक छोटा सा लड़का है और इसके जो 2 बड़े भाई हैं वो तो डिसेबल हैं। ऐसे भी अगर वो सेंसेबल होते तो वो कम से कम अपनी ज़मीन पर आते, लेकिन यही लगता है हमें कि ये कुछ करेगा, यहाँ से बेहतर है इसका ठिकाने लगाने का। लेकिन ठिकाने लगाने वाला तो मेरा मौला ही है। इन्होंने मुझे साजिश रचा कर मेरी माँ से कहा कि आप इसको हमारे साथ भेज दो, हम इसको आटा दे देंगे लेकर, आपको गुर्बत है, आपके पास कुछ नहीं है खाने के लिए, तो इसको हमारे साथ भेजो। ये वो था महमूद लोन, वल्द समद लोन, और एक था गुलाम मोहम्मद लोन, और गुलाम मोहम्मद मलक, वल्द सुभान मलक। ये जो 2 थे, इन्होंने मुझे घर से उठाकर ले लिया और सुबह से हम निकले हैं। वो आटा नहीं मुझे पता चल रहा है कि वो आटा कहाँ से लाना है। सुबह से हम यहाँ शगन से चले लेके गए मुझे, ये तो इधर शर्त थी कि रोड से लेके गए। तो अब जब हम वहाँ तेगनों के साथ जंगल में पहुंच गए, तो तेगनों के करीब जहाँ जंगल में हम पहुंचे, तो वहाँ पे शाम के ईशा टाइम का नमाज था। अब मुझे ये आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे से लेके जा रहे थे, इसलिए कि इन्होंने मुझे, वो जो भाई 2 थे वहाँ सरपंच साहब के पास, उनके पास ले जाकर वो वहाँ मुझे मारना चाहते थे और उनको जेल भेजते, तो मुझे दरियाई चिनाब में सुपुर्द कर देते। ये स्टेटमेंट जो है, ये जो मैंने सुना है, ये तो अब इन शेख साहिबान से मैंने सुना है। जब मैंने इनको कहा कि आप मुझे बताइए कि मैं आया हूँ, कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ, मुझे आप मुझे ये बताओ कि मुझे आपने कहाँ से लाया, क्यों लाया, मेरे साथ ऐसा क्या हुआ है। अब उन्होंने तो मुझे डिटेल बता दी कि आपके दुश्मन है उधर, आपको मारने की साजिश की गई थी, आपको घर से ले जाया गया था आटे के बहाने, और लेकिन आपको उन आपके भाइयों के पास पहुंचाना था, उसके जहाँ पे वो रहते थे, जिस कोठे के पास वो रहते थे, उस कोठे के साइड में उन्होंने मार डालना था और वो आप उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी पर उनकी जिम्मेदारी उनकी जिम्मे चढ़ जाते, आप उन 2 भाइयों की जिम्मे चढ़ जाते,
ताकि इसको हम फिर उसके मरने के बाद फिर हम भाइयों के पास जाएंगे, फिर उसको बोलेंगे कि इसको उधर कहीं छोड़ देंगे, तो या तो आप फंस जाओगे तो उसको दरिया चिनाब हम सफर करेंगे। ऐसा इन्होंने सोचा था, लेकिन मारने वाला मेरा रब है। जब हम टेगनू के एरिया में पहुंचे तो अंधेरा हो गया, तो मुझे रोना आया। मैंने इनको बोला मुझे छोड़ दो, आप मुझे बताओ कहाँ लेके जा रहे हो, मैं माँ के बगैर उदास हो रहा हूँ, मुझे माँ के पास जाने दो वापस, मुझे आटा शाटा लेने नहीं आना है। ये मुझे मारने लगे दोनों, ये मोहम्मद और गुलाम मोहम्मद मलिक, ये दोनों मुझे मारने लगे। जब थोड़ी सी देर में अंधेरा तो आगे चला, मैं तो रोने लगा था, मुझे कोई पता नहीं अपना मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। तो और मुझे जाना कहाँ है ये मैं अब भूल चुका था। मेरे दिल में कुछ बहुत अजब व गरीब से संसराहट से पैदा हो रही थी कि मैं अब करूं क्या, मैं अपनी माँ से जुड़ा हो गया हूँ, मुझे मेरे साथ ये हो क्या रहा है, कहाँ जा रहा हूँ मैं, ऐसा ही सोच में मन में कुछ आ रहा था। लेकिन मैं रोज जब ये मुझे मारते थे तो मैं रोता था। तो अचानक जब जंगल में पहुंचे तो 3 आदमी वहां से तेगनू की साइड से जंगल से, उनका माल शायद कुछ गुम हो गया हुआ होगा, तो 3 आदमी बैटरियां लेकर टार्चें लेकर चल रहे थे, तो उनकी टार्चें उधर पड़ी। जब मेरी आवाजें उन्होंने सुनी, जोर जोर की आवाज रोने वाली, तो उन्होंने टार्चें जलाकर डाल दी उधर हमारी तरफ। इन्होंने देखा कि ये 2 आदमी जो है ये पीछे हट गए, ये भाग गए, तो फिर मैं अकेला रहा वहां। तो मुझे रोना आया बहुत जबरदस्त, मैं रोने लगा, मुझे पता ही नहीं फिर मैं अकेला सो रहा है क्या करे क्या, मुझे उस वक्त अपने आप पर नहीं था, मुझे माँ के बगैर बहुत उदास हो गया था। लेकिन अब क्या करता, मैं उधर ही बैठा और रो रहा था मैं। तो ये 3 आदमी जब आए मेरे करीब, ये भी बेचारे कुछ डरने से लगे, महसूस होने लगा इनको पता नहीं क्या बात है, क्या वजह है, कौन है। इन्होंने भी थोड़ा ऐसा ऐसा से आकर मुझे हाथ लगाया, ऐसे क्या बोल रहा। फिर इन्होंने जब देखा कि इंसान है ये, कोई बड़ा तो आफत तो नहीं है, लेकिन जंगल में था, वक्त भी बहुत अंधेरा था, तो इन्होंने मुझे हाथ छोड़ा, बोला बेटा आप कहाँ के रहने वाले हो। तो अब मेरे पास कश्मीरी बोली के सिवा कोई और बोली तो आती नहीं थी मुझे, क्योंकि मेरा बाप जो है वो कश्मीरी था, तो वहाँ एक खा बोली भी बोली जाती है, तो उसमें वो सुनता था, मैं समझता था लेकिन कर नहीं सकता था। तो ऐसे में उन्होंने मुझे बोला आप मुझे बताओ, कश्मीरी भी बोला आप मुझे बताओ तो कौन लड़के हो आप, किसके लड़के किसके बहने। बोला उनको मैं मोहम्मद रमजान मीर का बेटा हूँ। फिर वो समझ गए इस बात को। अच्छा, उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है भाई, आपके भाई 2 हैं इधर मुला राम के पास जो है, तो मजदूरी करते हैं उधर, उन्हीं की जमीन लगाते हैं, उनके घर में जाना है क्या आपने। मैंने बोला मुझे कोई पता नहीं, मुझे ये 2 आदमियों ने लाया है सुबह आटा लेने के लिए। इन्होंने कहा था मेरी माँ से कि इसको भेजो हमारे साथ, हम आटा दे देंगे इसको, आपको गुर्बत है तो आप बैठो घर में, हम इसको ले जाएंगे अपने साथ, हम इसको आटा दे देंगे। तो वो आटा शाटा तो मुझे मिला नहीं, लेकिन इन्होंने फिर मुझे अपने गोद में ले लिया, अपने घर में तक पहुंचाया। वो माल शाल ढूंढने तो कुछ गए नहीं, वो फिर उन्होंने मुझे साथ में ले लिया अपने उधर तेगनू एरिया में, गाँव जो है उसमें ले लिया, उधर रखा मुझे। तो फिर वो बजाते उसके बाद वो खुद निकल आए इधर, जब उनको पता चला कि वो फलानी जगह से फलाना लड़का है, तो फिर इन्होंने ये चले गए उधर, मुझे अपने घर में रखा बिठाकर। फिर सुबह इन्होंने मुझे अपने साथ लिया, बोला चलो हम आपको सरपंच के पास छोड़ देते हैं, जिसके पास आपके 2 पहले के भाई भी हैं। वो लेके गए मुझे सरपंच साहब के पास। सरपंच साहब के पास जब लेके गए तो सरपंच साहब ने बोला ये कौन लड़का है। इन्होंने बोला ये हमको रात को मिला है, 2 आदमी इसके पीछे थे, वो भाग गए, और यही बेचारा उधर रो रहा था। तो अब हमने उसको उठाकर, हम पहले तो डर गए, ये पता नहीं क्या कोई बला है आफत है, लेकिन हमने फिर ऐसा ऐसा उसको उठाया, टाफी दे दी, एक हमारे मुंह हाथ में कहीं जेब में थी पड़ी हुई टाफी, वो दे दी, उसको खामोश करवाया। लेकिन उसको फिर उसको हमने घर ले लिया, घर में रखा। तो फिर अब रात को हमारा माल गायब हुआ था, तो इसलिए हम जंगल गए थे। तो ये इसकी शायद या तो इसकी किस्मत थी ये, या कुछ और था, क्या था इसके नसीब में। तो बात यही हुई। तो फिर उन्होंने मुझे सरपंच साहब के हवाले कर दिया उधर। सरपंच साहब ने ये मुझे कहा बेटा आप अपने भाइयों के साथ नहीं मिलना। मैंने बोला क्यों, मेरे भाई हैं। बोलता नहीं, मुझे कुछ डाउट लग रहा है, आप उनके साथ नहीं मिलना, आप इधर रहो, आप मेरे पास रहो। तो उनको मुंह भी नहीं दिखाना, मैं आपका कोई चारा करता हूँ, आप टेंशन नहीं लो बेटा। तो आप भी मेरे बेटे हो, मेरे 4 बेटे हैं इधर, आप इनके साथ बैठकर खेलो, आप छोटे बच्चे हो ना, आप भी मेरे बच्चे हो, कोई बात नहीं, बैठो, मैं कोई ना कोई इंतजाम करता हूँ आपका। 2-3 दिन रहा मैं उनके पास। 2-3 दिन के बाद वो चले गए रामबन, जहाँ पे तैनात थे शेख हाकिमुद्दीन साहब, जिन्होंने मुझे अपने पास रखा।
उन्होंने उनको बोला कि मैंने एक लड़का देखा रात को, बेचारा मुसीबत ज़्यादा लड़का है, वो उसके 2 भाई मेरे पास हैं, लेकिन वो कुछ वो दूसरी माँ के लगते हैं। मैंने जब डिटेल सुनी, वो सरपंच साहब कहने लगे कि मैंने जब डिटेल सुनी कि ये उसके सौतेले भाई हैं और वो ये बेचारा जो छोटा है सबसे, ये अकेला है, ये 2 है, हो सकता है कुछ साजिश होगी, तो मैंने इनको भाई के साथ मिलने नहीं दिया। तो मैंने उसको अपने पास ही रखा। अब आप मुझे बोलो अब मैंने क्या करना है, इसके खिलाफ क्या करेंगे हम। उन्होंने फिर वो कहा कि नहीं, आप कोई बात नहीं, आप सफरनामा ले लो मुझसे, कोई बात नहीं, आप मेरे पास रखो उसको, अगर उसको खतरा है तो मेरे पास रखो, कोई बात नहीं, तो आप उसको लेके आ जाओ, मैं भेजता हूँ सिपाही 2, आप उसके साथ उनके साथ आ जाओ और उसको इधर लेके आ जाओ, मैं रखता हूँ अपने। तो उसके बाद उनकी पूछताछ करता हूँ मैं कि उन्होंने क्या किया है। उसके बाद मैं बचा हूँ, मुझे क्या पता है मैंने मेरे साथ क्या हुआ, होने वाला था। लेकिन उन्होंने जब वो कार्रवाई की तो उनको महसूस हुआ कि इसको मारने की साजिश की गई थी। फिर 2016 में मैंने 2012-13 में मैंने उनको बोला, जनाब मैं तो आपके पास आया हूँ, आप मुझे बताओ आप मैं कैसे आया हूँ, क्यों आया हूँ, मेरे साथ ऐसा क्या हुआ है कि आपने मुझे अपने घर में लाया और बिना पूछे मैं बच्चा था। तो उन्होंने कहा बेटा आपको खतरा था, आपको जान से मारने की साजिश रचाई गई थी, इसलिए मैंने आपको अपने पास रखा है और मैं आपको जाने भी नहीं दूंगा उधर जब तक आप बड़े हो जाओगे। बड़े होने के बाद मैं आपको अपने पास रखता हूँ, तब तक आप मेरे साथ ही रहो। उसके बाद चलो ये खैरियत तो हो गई, अब जिंदगी गुजर गई, चलता रहा मैं दिन ब दिन, मुझे यहाँ भी मुसीबतें उठानी पड़ी, दिन ब दिन मुझे यहाँ भी मुसीबतें उठानी पड़ी, कोई मैं भी यहाँ से चैन से नहीं था मैं यहाँ भी। तो लेकिन क्या करूं, अब मुसीबत जब लिखी थी तो ना मैं पढ़ सका। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, बहुत ज़बरदस्त शौक था मुझे पढ़ने का, लेकिन मैं पढ़ ना सका। काश अगर मेरे माँ बाप जिंदा होता तो हो सकता मैं पढ़ता, लेकिन या किसी और के साथ होता तो शायद मेरी ज़िंदगी बना लेता, जबकि मेरा शौक था पढ़ने का। इन्होंने मुझे पढ़ाया भी नहीं है। तो जब मैं स्कूल जाता था तो ये लोग मुझे स्कूल से उठा कर लाते थे कि बैल बकरी और इनके साथ, मतलब माल मवेशी के साथ भेजते थे मुझे, जाओ इनको जराओ, लेकिन मुझे शौक था पढ़ने का, इन्होंने मुझे पढ़ाया भी नहीं है, टोटली नहीं पढ़ाया इन्होंने मुझे। चलो अब खैर ऐसे रहते रहते तो मेरे 1994 में जब 19-17 साल हो गए थे मुझे इनके पास, तो सरपंच साहब जिन्होंने मुझे, मुलाराम जी जो सरपंच साहब हैं सोमवार के, उन्होंने मुझे इनके पास रखा था। तो वो आए 1994 में, वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा बेटा आपकी माँ मर गई है तो आप वहाँ नहीं गए। मैंने तो बोला मुझे पता ही नहीं है, मुझे कहाँ से क्या क्या मैं कौन कहाँ। उन्होंने बोला मैंने आपको शगन से लाया है, आप टेंशन नहीं करो, मैंने आपको शगन से लाया, आपकी माँ मरी है या मार दी गई है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन आप पहले जाकर उधर पता करो क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो मैंने निकलने की कोशिश की, मैंने उनको कहा साहब से, शेख साहब से, कि मैंने बोला मैं तो जाऊँगा। उन्होंने मुझे टोटली मना कर दिया कि आप नहीं जा सकते हो क्योंकि आपको उधर खतरा है, आपको मार डालेंगे, क्योंकि वहाँ पर पहले भी एक शख्स को मार दिया है आपके गांव में। ये उनकी जुबान से कहा हुआ था कि हाँ आपको पहले भी कोई मार चुका है, तो अब आप जाओगे, आपको छोड़ेंगे क्या। तो अब मुझे अब आपकी माँ का भी डाउट है कि आपकी माँ भी हो सकता है मारी गई हो, मरवाई गई हो। तो चलो अब कोई बात नहीं, आप लेकिन ऐसे मत जाओ। लेकिन सरपंच साहब ने ये कह दिया मुझे कि बेटा मैंने आपको लाया है तो मुझे ऊपर वाले को जवाब देना है कल को। तो आप उनके पास माँ की खैर खैरियत हो या अगर जिंदा है तो देखो, मर चुकी है वो, मैंने सुना है वो मर चुकी है, तो आप जाकर देख लो कुछ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो फिर उसके बाद आप फिर आओ, आना होगा तो फिर आप यहाँ पर आओ। लेकिन शेख साहब मुझे जाने के लिए राजी नहीं थे, मुझे वहाँ भेजने के लिए राजी नहीं थे, तो मैं खामोश रहा। तो फिर सरपंच साहब ने मुझे तकरीबन 50 रुपया, उस वक़्त का 50 रुपया दे दिया मुझे। बोला बेटा आप जाओ, शेख साहब तो जाने नहीं देंगे मुझे नहीं लगता है, लेकिन आप जाकर पहले अपनी माँ की खैर खैरियत देख लो। लेकिन मुझे लगा कि मेरी माँ को मार दिया गया है, जैसे कि मेरे साथ हुआ है ठीक उसी तरह से मेरी माँ के साथ भी लगता है मुझे हुआ है। मैं तो यही डाउट कर सकता हूँ, फिर और क्या कर सकता हूँ। हो सकता है क्या, मेरी माँ के मरने के कोई चांस ही नहीं है कि वो उस अभी मरने के काबिल नहीं थे वो। तो अब मैं इसी के साथ
ये सर एक और थोड़ा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैंने उसके बाद 2012 में जब मेरे भाई आए, मेरे साथ आए, तो उन्होंने कहा आप हमारे साथ चलो, हम डॉक्यूमेंट्स लाते हैं महफूज खाने से। मुझे लगता है कि मेरी जमीन, हमारी जमीन के साथ कुछ छेड़खानी हुई है। मैं उनके साथ चला, भाई के साथ चला गया, तो उन्होंने कागज शागज निकाले सब, उधर महफूज खाना रेवेन्यू रिकॉर्ड जम्मू से निकाले, तो उसमें ये जो मैंने जनाब आप नासिर साहब को जो मैंने रिपोर्ट दिखाई, तो उसके मुताबिक इसमें लिखा हुआ है, इन जो 5 पन्ने मिलते हैं महफूज खाने से, इसमें लिखा हुआ है कि इन लोगों ने सब कुछ किया, जिन्होंने आपकी ज़मीन ली है, जिसकी खातिर आपको मारने की कोशिश की है, मारने की साजिशें रचाई गई है, इस ज़मीन पर, इस ज़मीन को जो इन्होंने अपने नाम पर की है गिरदावरी काट कर, इन्होंने मतलब इतना कुछ किया है इस ज़मीन के लिए कि इन्होंने रजिस्टर होकर भी इनको मालकाना तस्दीक नहीं मिली है इसकी। वही रिपोर्ट लिखी हुई है इस महफूज खाने की रिपोर्ट से। तो इसीलिए मैं जनाब नासिर साहब के पास आया था इल्तिजा करने के लिए कि मैं 12 साल में एडीसी रामबन के पास केस लड़ता रहा, 12 साल कंटिन्यू। तो 12 साल में मैंने कुछ ऐसा, मुझे लगता है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट को इस बात का पता नहीं है कि ये लोग क्रिमिनल हैं जिनकी हम सपोर्ट करते हैं, या ये इन्होंने जानबूझकर ये म्यूटेशंस जो है चेंज किया है। इस बात के बारे में रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी इस बात का पता नहीं है। मुझे नहीं लगता कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट को इस बात का पता है, लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी मैंने बहुत बार रिक्वेस्ट की कि ये लोग क्रिमिनल लोग हैं। अब देखिए, मैंने जो ये सरपंच अली मोहम्मद सरपंच सन ऑफ अब्दुल अजीज जो है शागन बाटेबाज का रहने वाला, आप मुझे बताइए खुदारा कि मैंने जब उमर अब्दुल्ला साहब को ग्रीवेंशल किया मार्च 2012 में, मैंने उमर साहब को ग्रीवेंशल किया, और उमर साहब भी मुझे अप्रैल 3 अप्रैल को मुझे फ़ोन करते हैं बुलाते खुद कि हाँ जी आपका ग्रीवेंशल मुझे मिला, तो आप मुझे बताइए आपकी ज़मीन दबाई गई है, आपका नाम अब्दुल हमीद है ना? जी हाँ। मैंने बोला जी सर बिल्कुल सही है, मेरा नाम अब्दुल हमीद है। फिर कोई बात नहीं, आप डीसी रामबन के पास जाओ और आप वहां से अपनी रिपोर्ट ले लो। मैं उस वक्त जम्मू में सुजमा टू अम्फला मेटाडोर चलाता था। अब मैं इससे पहले इतना तो अपने गांव में गया ही नहीं हूँ। मैं अपने गांव में इतना गया, 1-2 बार गया हूँगा, उसके बाद गया ही नहीं मैं। इतनी ही देर में जब वो रिपोर्ट, उन्होंने कहा कि आप उनसे डीसी से रिपोर्ट ले लो, तो तीसरे दिन वहाँ हमारे गांव से अली मोहम्मद सन ऑफ अब्दुल अजीज आता है मेरे पास, जबकि वो मुझे सही नहीं था, मैं जानता ही नहीं हूँ उसको कि वो कौन है। हाँ, मेरे भाई ने, वो जो गुलाम नबी मास्टर था हमारे, वो जो ऊपर बारीबास के रहने वाले गुलाम नबी मास्टर जी थे, मेरे भाई ने उनको दिखाकर रखा था कि ये हमारे गांव के हैं, जब भी ये मिलेंगे दुआ सलाम करते रहना। मैं वो खटेंगा तालाब जो रोड अंदर जाती है, यहाँ गली जाती है अंदर, वहां पर वो मुझे मिला, तो मैंने उनके साथ दुआ सलाम की। अब दुआ सलाम ही कर रहे हैं, बैठे हैं, हम आपस में बात कर रहे हैं, तो इतनी देर में ये अली मोहम्मद आता है पीछे से, और ये मुझे इधर से इस बाजू से खींचकर दूसरी गली की तरफ ले जाके जाता है। तो ये जो है इधर से ये हाथ डालता है इधर, मैंने उसकी नोक देखी, पिस्टल पूरी नहीं देखी, झूठ नहीं बोलना, मैंने सिर्फ पिस्टल की नोक देखी। लेकिन जो ही मैंने नोक देखी तो उस शख्स ने, उस मास्टर जी ने उसको यहाँ से पकड़ा, और उस खा बोली में उसने बोला तो दिमाग सही न तो जबरे सारे किस कारण। मतलब इस बात का सबूत ये है कि ये कोई ना कोई प्लान बनाकर मुझे मारने की साजिश करने की प्लानिंग हो रही थी, ये इस बात से पता चलता है। फिर मैंने फिर भी इसमें मतलब डाउट में पड़ गया। मैंने सोचा हो सकता है मैं गाड़ी चलाता हूँ, मैं ड्राइविंग करता हूँ, कहीं पुलिस ऑफिसर तो ना हो ये कि इसको कहीं मेरी गाड़ी से कहीं ठोकर तो नहीं लगी हो, ये तभी मुझे ये धारा दिखा रहा है, मार पिस्टल दिखाई। जिसने पिस्टल दिखाई इसका मतलब है ये कोई डिपार्टमेंटली आदमी है, कोई पुलिस का आदमी है, लेकिन ऐसा नहीं। मैं तो परेशान हो गया उसको देखकर, फिर मैंने कुछ कहा ही नहीं, मैं क्या करता, किसको कहता। 2 मिनट में जब उसने पकड़ा उसको, तो उसके बाद वो गायब ही हो गया, फिर मिला नहीं वो।
फिर हम दोनों ही चले गए उधर। तो मैंने उसको, मुझे इतनी मतलब हार्ट बीटिंग हो रही थी, मैं सोच रहा था कि या बारी तला ये हो क्या रहा है मेरे साथ, ये क्या है। फिर पूछते पूछते मैंने नमाज के बाद फिर मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे बताओ ये कौन था। उन्होंने बताया, बोला छोड़ो अब कोई बात नहीं है, अब रहने दो, अब क्या पूछना इसके बारे में, क्या पूछना है। मैंने बोला नहीं मुझे तो मालूम ही नहीं है, आपने तो उसको पीछे से खींचा और ये बात बोली आपने इसको कि तो सारे के दिमाग खराब, सौर संदर नमाज ना पाने। अब इस बात से ये मालूम होता है कि ये कोई साजिश थी, कोई प्लानिंग थी। आपकी बात से पता होता, यानी गुलाम नबी मास्टर साहब की बात से पता चलता है ये कि कोई साजिश रची हुई थी। अब मैं किसको पकड़ता उधर, अली मोहम्मद को तो मैं इतना जानता ही नहीं था, मैं किसको पकड़ता उधर। उसके बाद जब ये सब कुछ हुआ, उसके बाद भी मैंने रिपोर्ट लिखानी चाहिए। यहाँ पे एक मसला और होता है, जब 1994 में मुझे ये क्या कहते हैं, सरपंच साहब कहते हैं कि आप घर जाओ, आप देखो माँ की हालत देखो कहीं क्या है, मर चुकी है या जिंदा है। मैं जब वहां गया, वो डिटेल मैंने अभी आपको मतलब रिसीव नहीं की, मैं आपको वो बताता हूँ कि मेरे साथ वहां घर पर जाने के बाद भी क्या हुआ। मेरा मकान है उधर, बना बनाया मकान है मेरा, अभी उसको मकान को कुछ नहीं हुआ था, मकान बिल्कुल ठीक था। तो उस कॉर्नर पे उस एचएम का जो कमांडर था, अब ये उसका क्या कारी जुबैर नाम था उसका, उसकी बीवी मेरी जमीन के कॉर्नर पर बैठी हुई है। मैं जब यहाँ से उधर के लिए जा रहा था जमीन पर अपनी माँ को देखने के लिए, तो वहाँ जमीन पर जब मैं पहुंचा तो वहाँ उन्होंने जो औरत थी उधर की, उसकी एचएम कमांडर की, वो कहने लगे मुझे, यार आप कहाँ जा रहे हो भाई। उसने मुझे अपनी बोली में बोला, वो खामला आप कहाँ जा रहे हो। मैंने बोला मेरे घर की तरफ जा रहा हूँ। बोलते इधर तो तेरा कोई घर है नहीं, ये बेचा हुआ है। मैं परेशान हो गया, मैंने बोला किसने बेचा, कहाँ, किसने, कौन बेचने वाला है। मैंने बोला अब मुझे ये मत सिखाओ, आप इधर मेरी जमीन में क्या कर रहे हो, आप मुझे जाने दो। फिर उसने कुछ मैसेज दे दिया पीछे, वहां लगता है कुछ था, कुछ मैन कोई काम चल रहा था उधर, जिसकी वजह से उसने आगे मैसेज दे दिया कि कोई आदमी आ रहा है, जबरदस्ती आ रहा है कि उसको रोको। तो ये मुझसे नहीं रुक रहा है, ये कौन है कौन नहीं, मुझे नहीं रुक रहा है, आगे इसको। फिर जब मैं मकान के पास पहुंचा तो मैंने मकान के पास ताला देखा लगा हुआ। तो अब मैं पूछ रहा हूँ उनसे, मेरा ताला मकान इसमें लगा हुआ, ताला किसने दिया है, ये मुझे बताओ, मेरी माँ कहाँ है। उन्होंने बोला आपकी माँ मर चुकी है। मैंने बोला कहाँ है वो, दफन कहाँ है, मैं तो फातिहा पढ़ूं कम से कम। बोलते यहाँ तो दफन नहीं है, दफन हमने ऊपर की है, यहाँ नहीं की है, ऊपर है वो। तो अच्छा, मैंने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर मैं ऐसे ही रहा, यहाँ अंधेरा हो गया था। जब मैं यहाँ से निकला थोड़ी 5 मिनट के बाद ऊपर, तो मेरे ये जो घोड़े हैं, मेरे ये दोनों घोड़े पकड़े गए। मुझे नहीं पता ये घोड़े क्यों पकड़े गए, और मेरे साथ कुछ ऐसा होने लगा। मैं सोच रहा, मैं शेख खाकमीन साहब की तरफ मद्देनजर, उन बातों को मद्देनजर करते हुए मैं ये सोच रहा हूँ कि उन्होंने मुझे बोला था इधर आपको कुछ खतरा है, क्या हुआ है, क्या हो रहा है मेरे साथ, ये टांगे मुझे बैठ रही हैं अपने आप, मैं बेहोश हो रहा हूँ, मुझे समझ जैसे जैसे कोई करंट जैसी पड़ रही है, ऐसा हो रहा था मेरे साथ। तो मैं इस बात पर ज्यादा परेशान हो गया। अब थोड़ी ही देर चलकर मैंने कुछ कलमात पढ़े, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा हल्का हो गया। कलमात पढ़ने से मैं थोड़ा सा हल्का हो गया। तो फिर मैंने सोचा कोई गड़बड़ है यहाँ, कोई ऐसी बात नहीं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, चलो छोड़ो जो भी है, तो चलो चलता रहूँ। फिर मैं ऐसे ऊपर चला गया, लेकिन वहां जब तीसरी कोठी के पास चला गया, वहां उसका नाम है अकबर लोन। अकबर लोन के कोठे के पास जब मैं पहुंचा तो वहां से फिर मुझे मतलब अचानक मेरे दोनों घोड़े पकड़े गए। अब मैं हैरान हूँ यार, अब नीचे तो ये कुछ हो गया, अब यहाँ पर आकर ये क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है मेरे साथ। अब मुझे ऐसे सरसराहट जैसी, जैसे करंट जैसी है, तो करंट जैसी पड़ने लगी मुझे मेरे पूरे जिस्म में। अब मैं घबरा रहा हूँ, लेकिन मैंने सूरह बकरा जारी रखा। मैंने अपने बाप का जो मेरा पढ़ाया हुआ था, उसने मुझे सूरह बकरा पढ़ाया हुआ था इंशाल्लाह ताला। लेकिन उस वक़्त का वो जो मेरा बाप था, वो आलिम था, उसने मुझे पढ़ाया था, सिखाया था कुछ थोड़ा बहुत। तो वो सूरह बकरा जो मुझे याद था, कुछ थोड़ा सा पहला रुकू जो मुझे याद था, वो मैं पढ़ रहा था। उसको मैंने पढ़ा तो मैं थोड़ा हल्का हो गया। फिर मैं हल्का हो गया। फिर उसके बाद मैंने कदम जल्दी जल्दी से उठाने की कोशिश की, आगे चल दिया। फिर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन अभी भारापन सा कुछ हो गया मुझे। तो अब ऊपर मेरी बहन ऊपर थी हाला में, वहां पे शादीशुदा थी वो हाला में। मैं अब मैं अपने जीजी के पास जा रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से निकल कर।
तो अब मैंने जीजे के पास जाना था, जीजे के पास पहुंच गया, मैं अपनी बहन के पास पहुंच गया। तो बहन ने देखा मुझे तो वो हैरान हो गई कि अभी इस वक्त रात को कहाँ से आया। मैंने भी दुआ सलाम की बहन को, मैंने बोला सलाम अलैकुम, अच्छी, अब रात को क्यों, कहाँ से जा रहे हो, हालात खराब हैं तो क्या क्या कर रहे हो आप रात में? अच्छा चलो, मैंने बोला कोई बात नहीं, अब हो गया आज। फिर मैं थका पिटा था और मैं उस बात से बहुत जबरदस्त परेशान था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो अब मैं बैठा, उन्होंने मेरे पैर शर धोए, मेरी बहन ने मेरे पैर शर धोए, तो मैं आराम से थोड़ा बैठ गया। अब मुझे थोड़ा कुछ सुकून आया कि मैं ट्रेन ठिकाने पर पहुंच गया हूँ थोड़ा सा। अब मैं बैठते बैठते, अब इन्होंने खाना शाना खुलाया, सब कुछ। उसके अब मुझे बोला ऊपर उठो, अब हाथ साथ धो, खाना शाना खाया। अब मैं इसी टेंशन में हूँ कि ये मेरे साथ क्या हुआ है, क्या हो रहा है। अब मैंने बहन को भी नहीं ये बात बताई, कुछ भी नहीं। तो मैं सोया हुआ हूँ, उठा और खाना शाना खाया, तो अब सो गए सभी। जनाब अली तकरीबन 1 घंटा तकरीबन मैंने नींद की होगी। 1 घंटे के बाद मुझे सपने में एक भयानक रूप आगे आता है, एक भयानक रूप आगे आता है। वो कहता है कि मेरा नाम रामलाल है, मैं शिवराम का लड़का हूँ, और आप मुझे बताइए, आप मुसलमानों में क्या यही हिदायत है कि आप बिला वजह किसी को कत्ल कर देते हो? आप मुसलमानों में यही इंसाफ है? मुझे वहां से लाया गया, मुझे नंबरदार और चौकीदार के जरिए लाया गया वहां से, और नंबरदार चौकीदारों ने मेरे साथ वादा किया कि हम आपको छोड़ देंगे। तो उन्होंने मुझे छोड़ने के बजाय यहाँ पर आकर इन्होंने एक मिट्टी का खड्डा खोदा था, वो उसका गारा बनाया हुआ था, वहां से लेकर जब आए तो नंबरदार गुल मोहम्मद जो था उसके घर तक जब पहुंचे तो उन्होंने वहां से वो रस्सा खोला, गाय का रस्सा खोला उधर से। तो उन्होंने उस रस्से से मेरे पीछे दोनों हाथ पकड़े, बांध कर रखे, और मुझे वहां से लेकर आए। तो यहाँ बाटे बास में जब मैंने देखा तो वहां मिट्टी पूरे गारा लगा हुआ था, गारा पूरा बना हुआ था। उसके बीच में मुझे हाथ पीछे बांधे हुए थे, उसके बीच में मुझे धक्का दिया, मैं उधर खड़ा रह गया उस गारे में। तो यही आपकी मुसलमानियत है क्या? आप वादा करते हो कुछ हो तो फिर ऊपर से मार देते हो। मैंने क्या बिगाड़ा था? उनका क्या बिगाड़ा था मैंने? आप भी बताओ मुझे, अब मैंने क्या? आप एक पहले शख्स हो जिसके साथ मैं दो आपके मकान में रह चुका हूँ। मेरा जो जिस्म है वो आपके मकान में 2 घंटे रह चुका है। उसके बाद का मुझे कोई मालूम नहीं है कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ। मुझे आप सिर्फ मुक्ति दीजिए। कि अभी आप क्या चाहते हो, क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए आपके साथ? बस मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए। जो मेरा हक छीना गया है, मुझे मारने की साजिशें की गई हैं, बचपन से मुझे मतलब मारने की साजिशें की हैं। इसके आगे इससे उनको क्या हासिल है? मतलब मेरी प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए ऐसा क्या करना चाहते हैं वो? मुझे मारना चाहते हैं तो ये भी बताएं क्या करना चाहते हैं। मैं अकेला हूँ, सरपंच साहब जो है ये हैं, इन्होंने, मैं जब खड़ी पुलिस स्टेशन में गया एक बार, इन्हीं के खिलाफ रिपोर्ट दिखाने के लिए गया, तो अचानक ये वहां पहुंचे। वहां एजाज साहब थे, सादिक साहब थे, वो इम्तियाज खांडे साहब का लड़का था, सादिक साहब, वो शायद वहां अफसर चौकी थे, इतना मुझे पता है। तो इतनी देर में मैं उनको यही डिटेल कहने के लिए जा रहा था कि जनाब मुझे अली मोहम्मद साहब ने पिस्टल दिखाई, तो दिखाई क्यों? इसलिए मुझे मेरे साथ करना क्या चाहता था? तो इतनी देर में अली मोहम्मद सरपंच भी सामने पहुंचते हैं, और मैंने उनके सामने मुंह टू फेस कह दिया कि जनाब ये लोग हैं जिन्होंने मुझे पिस्टल दिखाई थी जम्मू में 13 अप्रैल 2012 को। तो उसके ऊपर फिर कार्रवाई हुई या नहीं हुई ये मुझे पता नहीं है, लेकिन कार्रवाई इसके ऊपर होनी चाहिए थी कि अक्सर मैंने इनका क्या बिगाड़ा है।